नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ अम्बेसडर दीपक वोहरा, जो कि 5 अफ्रीकन कंट्रीज़ के पीएम के एडवाइज़र भी हैं और अपने आप को कई बार द्रौपदी कहकर भी एड्रेस करते हैं और आज इनका बर्थडे भी है। तो सबसे पहले तो सर आई डोंट सिंग वेल सो आई वुड नॉट इवन ट्राई बट मैं यही बोलूँगी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई थैंक होप यू। यू गेट द बेस्ट ईयर अहेड। थैंक यू। 14 मई 2025 को आज के दिन मैं 74 साल का हो गया हूँ। अब मेरा जो है कल से मेरी घड़ी उल्टी चलेगी। अब मैं जवान होता जाऊंगा। बिल्कुल, I you're will only move back. 74 years young. थैंक यू। So, थैंक यू। मेरी so बेटी तो I'm समझती है। already looking forward to 75. मेरी बेटी आपकी उम्र की है, वो तो कहती है डैड यू आर 274। अब क्या बोलूं उसको। No, sir, may you have a great year ahead. I'm wishing you थैंक health, happiness, everything that you crave for. May you find it. थैंक May happiness थैंक यू। find you. So, please take care and stay well and stay chirpy as you are. अब मैं बिना वक्त गवाए स्टार्ट करूंगी। थैंक यू सर। अब मैं आपसे भारत पाकिस्तान के टेंशन पर बात करूंगी, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। भारत पाकिस्तान के बीच अगर मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करूं तो भारत इनमें सीज फायर हुए, और अगर हम इंडिया के लिहाज से बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। एज अ डिप्लोमैट, और खास तौर पर जिस तरह का तनाव हमने देखा, टेंशन्स देखे, एस्केलेशन देखे, अभी जो मौजूदा स्थिति है, आप उसे कैसे रीड करते हैं? आप क्योंकि जो हम न्यूक्लियर फैसिलिटी के हिट होने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कई लोग ये आशंका जता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमने देखा 7 से 10 तारीख के बीच, वो फिर से रिपीट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। जब आपके साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चश्मा उतार रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको देखता रहता हूँ, कुछ कह नहीं पाता हूँ। अब सुनिए। आप That's so बेटी की kind उम्र of की you. है। मेरा मजाक करना आई एम परमिटेड। ऐसा है, No, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में एंड आई एम 74 इयर्स यंग। ये जो मैंने देखा इस बार, जो डिटर्मिनेशन किसी भी देश में कहीं पे भी मैं गया हूँ, डिटर्मिनेशन टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड पावरफुली एंड रूथलेसली इफ आई मे से सो, इस बार हमने ये भारत में देखा है। एक जमाना था, हम लोग कहते थे कि भाई आप यहाँ तमाचा मारोगे तो मैं ये गाल दिखा दूंगा, यहाँ भी मार दो, आप पेट में लात मारोगे तो मैं पीठ दिखा दूंगा, यहाँ भी मार दो। अब वो नहीं होगा। ये अब इंडिया नहीं है, ये अब भारत बहादुर है। अब जो कुछ हमने देखा है, अब वो क्रोनोलॉजी आपको मालूम है मुझसे बेहतर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इतना ही सिर्फ उन्होंने हमला किया, हमारी 26 बेटियों का सिंदूर मिटा दिया उन कमीनों ने। उसके बाद हम फिर हरकत में आए। हमने सबसे पहले उनके आतंकी जो गढ़ थे उनको अटैक किया। इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ मैम, आई थिंक 1988 में मालदीव्स में तख्ता पलटने की कोशिश की गई थी। कोई श्रीलंकन वो होता था प्लोट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और तामिल, तो उन्होंने वहां पे सरकार को बदलने की कोशिश की कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, फिर हम यहाँ से जंग लड़ेंगे, क्योंकि वो करीब पड़ता है श्रीलंका के। फिर हम लोग वहां गए, हमारे लोगों ने, अंतर्राष्ट्रीय कुछ बड़े बड़े देशों ने भारत से कहा भाई जाके इनको ठोक के आओ, ये जो आतंकी हैं। हम लोग गए, पर एक चीज बता दो, मैं उसमें इन्वॉल्व था, तो हमारे पास टूरिस्ट मैप्स थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उस समय हमारे आउटस्टैंडिंग हाई कमिश्नर साहब होते थे, फिर वो जहाज में बैठे कि बोले भाई ये आइलैंड है, ये आइलैंड है। हमें कुछ मालूम नहीं था। सो वी वर इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग उस समय बहुत कमजोर थे। सिमिलरली जब हम श्रीलंका में भी गए तो कई बार ऐसे ऑपरेशन हमें करने पड़े कि हमें लोगों से पूछ के जाना पड़ता था, भाई ये कहाँ जाना है, ये किधर, ये रास्ता कहाँ जाता है। तो जब तक आपके पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ना हो, लोकेशंस ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। इस बार अब हमने पिछले 15 साल में, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मैं विष्णु का अवतार मानता हूँ, भले ही लोग कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने की, लेकिन वो इंफॉर्मेशन की का जो महत्व है उसको पूरी तरह समझते हैं। तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है या इंडो पैसिफिक रीजन है, हमने एक एक इंच को मैप कर रखा है। हमें मालूम है कि यहाँ पे बाढ़ इतने बजे आती है, यहाँ की जो वेव्स आती हैं ऐसे आती हैं, यहाँ पर समुद्र के नीचे क्या है, वहां समुद्र के ऊपर क्या है, सब कुछ हमें मालूम। तो हमने जो ठोका वहां पर उनको, बड़ी मजेदार चीज ये है कि हमने इतने प्रिसाइज हिट्स किए कि इर्द गिर्द उसके जो इलाके थे, बिल्डिंग थी, किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी चीज जो थी हमने वहां पर की।
और इससे हमें आत्मविश्वास आया कि अब हमें वो काबिलियत है कि पीएम साहब तो कह रहे थे घर में घुस के मारेंगे, अब तो हम बाथरूम में घुस के मारते हैं, क्योंकि आतंकी बाथरूम में छुपे हुए थे। तो ये एक पहली चीज, हम लोगों को बहुत आत्मविश्वास हमारा बढ़ गया। एंड बहुत से हमारा एक ग्रुप है, अमेरिकन लोग हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, एम्बेसडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपकी तरह थिंकर्स हैं, मिलिट्री के लोग हैं। तो हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं। एंड विदाउट एक्सेप्शन सबने ये कहा, अमेजिंग, भारत ने ये कैसे किया। तो मैंने उनको यही बताया कि आप भारत को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि आप लोग पश्चिमी अखबारों को पढ़ते हो जहां पर भारत में ये है जी, भारत में वो, आप ऐसा भूल जाओ। वो इंडिया चला गया, वो गरीब इंडिया हाथ फैलाता था, वो गया 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 गया, गो वेंट गॉन हो गया। अब एक नया भारत उसकी जगह है, जिसे मैं कहता हूँ भारत बहादुर। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये एम्बेसडर दीपक बोरा का बहादुर है, हमारी बेटी आदिति त्यागी का बहादुर है। ये अगर आप यहाँ पे तमाचा मारोगे, ये वापस तमाचा नहीं मारता, ये मुंह तोड़ देता है। तो हमने एक बहुत, ये जो पहली चीज थी, हमारा आत्मविश्वास बहुत बड़ा और दुनिया को संदेश किया कि इनके पास एक्यूरेटली हिट करने की संभावना। आपको तो पता है, कोई वहां आतंकी है, वो रोता फिरा गया जी मेरे 10 या 12 या 25 बच्चे मर गए, हाय कि मैं मर जाता। वो ये रोने से क्या फायदा, जा किसी ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ के कूद जा, अपने आप मर जाएगा। लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि जन्नत से खबर आई है कि भाई वो चुड़ैलें पूरी खत्म हो गई, तेरे लिए कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पर। और फिर जहन्नम में शैतान कहता है कि इस कमीने को कौन लेगा, ये तो आगे मुझसे झगड़ा करेगा, मेरी गद्दी संभालने की कोशिश करेगा। तो वो लटका रहा है त्रिशंकु की तरह, ना इधर का ना उधर का। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि उनको पता था कि भारत की एयरफोर्स और भारत की मिलिट्री बड़ी अच्छी है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। इस बार मैम, मैं आपको बताता हूँ, हमने किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म का प्रयोग नहीं किया। हमने ना ये हवाई जहाज इस्तेमाल किया, ना वो किया, इसका किया, ना इसका बारूद यूज किया, ना उसका बारूद यूज किया। हमने ब्रह्मोस को लॉन्च किया। ये ब्रह्मोस बहुत साल पहले बनाना शुरू किया था भारत और रूस ने, ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी पे इसका नाम है ब्रह्मोस। लेकिन फिर रूस ने कहा कि भाई मेरा ध्यान कहीं और है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो हम बनाते गए। हमने पहले बनाया था 2 से 90 किलोमीटर की रेंज का, कि जो उस समय लिमिट था, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में हम उस समय सदस्य नहीं थे। जब हम सदस्य बन गए तो वो लिमिट हट गई। तो अब जो हमने बनाया है ब्रह्मोस, अब तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया है। क्रूज मिसाइल होता है जो सीधा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल होता है जो ऊपर जाता है अंतरिक्ष में, फिर वापस आता है। ये सीधा उड़ता गया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ठोका। हम, मेरा मानना है, हमारे अपने कुछ लोग हैरान हो गए कि यार ये तो गजब की चीज है। अब जिन अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, तो वहां के एक रक्षा मंत्री ने मुझे फोन किया कि मिस्टर एम्बेसडर, क्या मैं ब्रह्मोस ले सकता हूँ? मैंने कहा टाइगर लाइन पे लग That was जाओ। precisely I was about to come to. तो सारी दुनिया में अब ये बात फैल गई है कि इंडियन वेपन्स नॉट ओनली आर दे वेरी इफेक्टिव, बट दे आर आल्सो अफोर्डेबल। अब उन्होंने मांगा, आपको पता है कि वियतनाम ने भी खरीद रखे, इंडोनेशिया में लिए, फिलीपींस ने, आर्मीनिया भी हमसे मांग रहे, बहुत से, अब तो लाइन लग जाएगी। अब अमेरिका को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हो गई, हम तो हथियार के सबसे बड़े व्यापारी थे। और चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको हमने साबित कर दिया कि वो नपुंसक है। तो चीन अब जो है बहुत लोगों को पैसे देगा, पश्चिमी देशों के अखबारों को, भाई कुछ लिखो कि हमारे हथियार तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो चांद से भी वार करेंगे, सूरज से भी करेंगे, समुद्र के नीचे से भी करेंगे। एक आदमी ने पैसे वैसे खा के लिख दिया, बाद में लोगों ने क्या बकवास कर रहा है, तो उसने अपनी कहानी को फिर हटा दिया वेबसाइट से। आपको मालूम है, पता नहीं कौन सा इंग्लिश में, ये बेकार है, अपनी आत्मा तो ये 10 रुपए के लिए बेच देंगे। तो फिर क्या होता है मैम कि एक तो सारी दुनिया को पता लग गया, उसके बाद फिर वो एक है कोई, वो आधा दरबान, उसका नाम क्या है, अर्ध अर्ध दरबान, अर्धबान ऐसे कुछ है, टर्की है, तुर्की वाला। तो वो अपने ड्रोन बड़े बेचता था पाकिस्तान को, अफ्रीका में भी बेचता है, जिन देशों में मैं काम करता हूँ उन्होंने भी लिए हैं उसके ड्रोन बड़े अच्छे हैं। उसने एशिया में भी बेचे हैं, फिलीपींस को बेचे, मॉलडीव्स को बेचे, बांग्लादेश को बेचे। और वो जो सबसे बड़ी उनकी ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, उसके महानिदेशक आधा दरबान के साहिबजादे हैं। तो आधा दरबान जो है वो अपने बेटे को प्रमोट करता है ये सब बेच के। अब क्या हुआ, उसने पाकिस्तान को ढेर सारे ड्रोन दे दिए। उसको पता नहीं था कि ये भारतीयों का दिमाग तो बहुत तेज है, ये तो चाणक्य के बाप हैं, चाणक्य के संतान तो हैं ही। तो हमारा आकाश तीर निकला, और ये ऑटोनोमस सिस्टम है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये क्या है कि ये ड्रोन स्वार्म को कंट्रोल करता है,
इसमें लॉइटरिंग ड्रोन्स होते हैं। आप पढ़ लीजिए क्या होता है कि अगर मान लीजिएगा एक टैंक है, उसको मारना है, तो टैंक इधर उधर भाग रहा है, तो ये ड्रोन ऊपर हवा में घूमता रहेगा, उस टैंक के पीछे जाता है, वो कहीं छुप जाए, जमीन के अंदर चला जाए, बाहर निकला, जहां जाए उसको ठोक देगा। ये किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये केवल भारत के पास है। हम ज्यादा वो क्या है, वो ट्रम्पेट अपना तो नहीं करते, हमारे पास है, अमरीकी लोग करते हैं, हम नहीं करते। तो इसने अब ये साबित कर दिया। तो ये दो सरप्राइजेस थे, एक ब्रह्मोस और दूसरा आकाशदीप। अमेजिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मुझे ब्रीफिंग दी थी कुछ मिलिट्री ऑफिशियल से, मैं तो सुनते ही सुनते मजा आता था। मैं कहा फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो, बताओ हमने क्या किया। तो ये दो चीजें हो गई हैं। और अब दुनिया में आर्म्स बाजार में इस समय देखिए, जो 100 अगर हम हथियारों का प्रयोग करते हैं तो 66 या 67 भारत में बने हुए हैं, 2/3। और फिर 100 से ज्यादा देश हमारे हथियार खरीदने लगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड। अब जो चीन ने पाकिस्तान को भेजे थे रेडा वेडा, वो तो काम नहीं किया। तो सुना कि अब कोई कबाड़ी वाला आया था, बोला भाई मैं ले जाता हूँ, मुझे दे दीजिएगा, और चीन बड़ा बिगड़ गया, तो बड़ी बड़ी कहानियां डाल रहा है। सो ये अब हमने साबित कर दिया कि चीन जो पाकिस्तान को हथियार देता था, और जो एर्दो आधा दरबान, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, आधा दरबान ही रहने दीजिए, आधा दरबान जो उसको अपने ड्रोन शोन बेचता था, उसका कोई मतलब नहीं। भाई टाइगर एर्दोबान सुन ले, तेरे पास ड्रोन जरूर होगा, हमारा आकाश तीर पता है क्या है, द्रोणाचार्य है। तो उसको ये समझ आना चाहिए कि हम उससे कहीं आगे। अब मैम एक चीज जो मैं बताना, आई वॉन्ट टू से दिस, अभी तक कोई खबर नहीं आई। 4 दिन पहले हमारा ये जो ग्रुप है, इसमें एक, जब हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया था, हमारे एक ग्रुप में एक इजरायली जनरल साहब है, रिटायर हो गए हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, वो भी हमारे ग्रुप के हैं। उनका एक बड़ा अजीब सा मैसेज मेरे पास आया। कहने लगे, एम्बेसडर दीपक, 40 साल पहले हमने कुछ करने की कोशिश की थी, शायद उनके मन में था, जब उस समय बातचीत चली थी, अमेरिका इजराइल भारत मिलके पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर देंगे। तो उन्होंने लिखा कि जो 40 साल पहले हमने नहीं किया था, क्या हमने अब किया है। मैं समझा नहीं ये क्या कह रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बताया हाँ ये सही है कि हमने जो हमारे ब्रह्मोस जो मिसाइल उड़े थे, और उसके साथ में इसराइल के स्पाइस बॉम्ब, मसाला बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, हमने इस जो सुरंगों में स्टोर करते हैं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड, हम लोग वहां घुसे और उनको ध्वस्त करते। तो आपने ये भी देखा होगा मीडिया पे कि 2 बड़े-बड़े धमाके हुए थे, जैसे भूकंप आ गया है पाकिस्तान में, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये हमने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय किया, या जो मेरा मानना है, हर हर साल 1 जनवरी को हम पाकिस्तान को बताते हैं कि ये हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वो हमें बताते हैं ये हमारी है, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, पर पाकिस्तान सच नहीं बोलता, झूठ बोलता। तो क्या हुआ, वहां पर कहते हैं कि ये डिफेंस इंस्टॉलेशन है। मेरा मानना है कि वहां पर या तो सेंट्रीफ्यूज लगे थे जो यूरेनियम को उसकी ताकत को बढ़ाते हैं ताकि एटम बॉम्ब बने, या फिर वो कहूटा का जो एरिया है, वहां की रिसर्च लेबोरेटरीज थी, जहां पर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए जा रहे थे। अब क्या होता है मैम, मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जब उसकी टोपी उड़ जाती है, तो अंदर से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है। ये मैंने चेरनोबिल में देखा था, आई थिंक 1980s में। चेरनोबिल जो यूक्रेन में है, वहां पे देखा था। फुकुशिमा में देखा था अभी कुछ ही साल पहले। हमने ये भी देखा, अमेरिका में भी एक 3 माइल आइलैंड हुआ था बहुत पहले। तो लोग क्या करते हैं कि इसको, रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, बोरॉन कार्बाइड, ये नील नदी के इर्द गिर्द पाया जाता है, ये रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। तो इजिप्ट से बहुत से जहाज उड़े हैं ये लेकर, पाकिस्तान में जा रहे हैं। हवा में नहीं फेंकेंगे, जहां पे वो रिएक्टर जल रहा है, उसका कोर पिघल रहा है, उसके ऊपर डालेंगे ताकि वो रेडिएशन को कंट्रोल कर सके। अब ये सक्सेसफुल होंगे, मेरा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि अभी जो फिर से मेरे ग्रुप में मैसेज आया है, और ये आई डोंट नो इफ आई शुड बी हैप्पी और सैड। कहा है कि कम से कम 50 करोड़ पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा। असर क्या होता है? नागासाकी, हिरोशिमा, दो शहर जहां पे पहली बार मानव इतिहास में एटम बॉम्ब फेंके गए थे। आप वहां जाके लोगों से बात करिए, मेमोरियल में जाइए देखने के लिए। अभी तक बच्चे पैदा होते हैं डिफॉर्म्ड, पैर नहीं है, कान नहीं है, उंगलियां नहीं है, एक कान है, ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्म। और दूसरा, कैंसर बहुत बढ़ता है। इमीडिएटली आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्बिंग जो हुआ था नागासाकी, हिरोशिमा या फुकुशिमा में, इंसिडेंस ऑफ कैंसर बहुत बढ़ने लगा है। ये शुरू हो गया। अब कहाँ जाएंगे अगर ये 50 लाख लोग हैं जिन पे प्रभाव पड़ेगा? पैसे तो है नहीं, कंगाल देश है, भिखमंगा देश है, तो कौन इनकी मदद करेगा? आई डोंट नो। आई होप, मेरा दिल कहता है काश ये सच ना हो,
मेरा मन कहता है ये बिल्कुल सच है, ये कशमकश चल रही है। बट आई नो दैट रेडियो हमने नहीं किया जानबूझ के, लेकिन उन्होंने झूठ बोल के जो छुपा रखे थे अपने, जहाँ सेंट्रीफ्यूज कहते हैं जो यूरेनियम को और शक्तिशाली बनाता है, और फिर न्यूक्लियर अच्छा। रिएक्टर्स बनाने के लिए, एनर्जी ऊर्जा बनाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए वो वहां छुपा के रखे हुए थे। अब वो उड़ गए, ध्वस्त हो गए। तो वो जो टनल्स हमने, जो एरिया में हमने मारा था, वो तो 1000 साल तक कोई वहां जा नहीं सकता, वो तो खत्म हो गया। और फिर अगर रेडिएशन बाहर आ गया और फैल रहा है, एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन मैम, अभी भी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। अब भारत की तरफ आएगा, ये तो हवा के रुख पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक हमने प्लान किया था कि उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हिट करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं था, जो बताया था वो झूठ बोला था। तो वही होता ना कि झूठ की सजा फिर जब आप भुगतते हैं तो बहुत बुरी सजा होती है। ये चीज जो है, फाइनली मैं एक चीज कहूंगा मैम, कि दुनिया ने देख लिया है भारत का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर, कि अब हम रुकने वाले नहीं। पीएम ने क्या कहा कि कोई आतंकी घटना हुई, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है फिर हम रुकेंगे नहीं, हम तेरे को तेरी चुड़ैलों के पास पहुंचा देंगे जितने तुम लोग हैं। अब देखिए, वो उनका जो आर्मी चीफ है पिंजड़े वाली मुनरिया, वो मुल्ला जो है वहां का, वो तो गायब हो गया। वो एक आधे हॉस्पिटल में उसकी फोटो दिखा देते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ उसने किया। और मुझे लगता है कि वहीं के लोग जब उनको और मार पड़ेगी तो कहेंगे ये तो ये सारा इस कमीने ने किया, इसकी बोटी बोटी करके इसका कोरमा बना के चलिए हम खाते हैं, और कुछ खाने को तो है नहीं। तो वो छुप रहा है अपने लोगों से, ये मेरा मानना है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन सिविलियन सरकार भी वहां की नपुंसक है, कुछ कर नहीं सकते। लोग फौज से बहुत डरते हैं, कुछ लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, ये है वो, सब बकवास करते हैं, इतनी बुरी तरह से ठुके हैं। सो ये भी है कि भारत का जो रेजोल्यूट रवैया रहा है, सॉलिड, कि देखो टाइगर पंगा मुझसे लिया तो मैं मारूंगा तेरे को, वो अब सारी दुनिया ने देख लिया कि भारत से पंगा मार। सो ये उसके अनइंटेंडेड बेनिफिट्स हुए हैं। और फिर तुर्की का आप जानते हैं कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग तुर्की जाते थे टूरिज्म के लिए, बंद कर दी, उसको बहुत बॉयकॉट चोट लगी। कॉल्स है। बॉयकॉट, क्योंकि तुर्की का काफी हद तक उसकी इकोनॉमी तो वैसे ही खत्म हो गई है, काफी हद तक वो टूरिज्म से पैसा कमाता है। अब भारतवासी बहुत जाते हैं, हमें खूबसूरत जगहें चाहिए, पैसा हमारे पास बहुत है, खर्च करते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली वी हैव बिकम वेरी स्ट्रांग, विद द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लोगों के पास बहुत पैसा है खर्च करने का, आपके पास बहुत है, मेरे पास नहीं है तो अलग बात है। तो लोग वहां जाते हैं घूमने फिरने, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। मॉलडीव्स का एक होता था मुज्जू फुज्जू, तो उसने भी भारत को ललकारा था। सरकार ने जो करना था किया, लेकिन भारतवासियों ने कहा हम मॉलडीव नहीं जा रहे, छुट्टी। वो फिर दौड़ा आया, अपने मंत्री को भेजा हमारे पास आके, जी मैं आपके बूट पॉलिश कर दूं, आपके लिए भोजन बना दूं, बताइए जी, ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए। लेकिन फिर भी काफी फर्क पड़ा था। कुछ लोग तो गए थे, कम गए थे। तो ये मेरा मानना है कि एक आपने डेमोन्स्ट्रेट किया आपकी टेक्नोलॉजी हथियारों में, एक आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आपका नेशनल विल कितना तगड़ा है, और फिर आपने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अगर मुझ पे हमला हुआ तो फिर तो शायद मैं, वो क्या कहते हैं, एक बार फिर हम जब कमिटमेंट कर देते हैं फिर तो हम अपनी भी नहीं सकते हैं। और ये मेरा मानना है। मैम एक चीज आपको बता देता हूँ, आपका चैनल तो लोकप्रिय है, बहुत करोड़ों लोग देखते हैं। वो जो पिंजड़े वाली मुनरिया है ना, जो भी उसका नाम है, मुल्ले का जो आर्मी चीफ है, उसको मेरी तरफ से एक संदेश दे दीजिएगा आज मेरे 74th बर्थडे पे। ब्लॉक कर उससे दिया है कहिए सर उसने मुझे। आपको पता मुबारक हो। है मेरा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, आप बहुत लोकप्रिय है ना, और क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ, किसी और से कहूंगा उसको बता दो। हाँ। माय फैमिली, माय फादर इज फ्रॉम गजनी, हम लोग पठान है। माय फादर वाज अ अच्छा। पश्तून, ओके। सनातनी पश्तून, नॉट नॉट मुस्लिम पश्तून बट हिंदू पश्तून। अभी भी गजनी में हमारी प्रॉपर्टीज हैं, मेरी फैमिली के कुछ लोग वहां रहते हैं। तो और माय मदर वाज अ सिख। अब ये सिख और पठान का खून जब मिल जाता है तो उसका नतीजा जो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। तो इस मुनरिया को बता दो कि जिस भी भगवान में तुम भरोसा करते हो उससे कहो कि वो तुम्हें बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से, और पठान के बदले से। उन 26 बेटियों का बदला हम लेंगे। उनके माथे का संदूर तूने मिटाया ना, तेरे खून से हम सिंदूर उनकी मांग में फिर भरेंगे। भाग जहां भाग सकता है, कहां भागेगा, पाताल में जा। साहब बोले थे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अब तू भाग जहां जा सकता है। और हमने सारी दुनिया के सामने ये भी साबित कर दिया कि कोई आतंकी घटना कहीं होती है, उसकी तार पाकिस्तान के साथ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का पहरेदार समझता है, ये शब्द इस्लाम कहीं भी लिया जाए लोग कह रहे ये तो आतंकी है।
नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कारण सब लोग इक्वेट करते हैं इस्लाम विद आता। अब आप ये भी मुझे पूछेंगे कि इसमें मैकडोनल्ड ट्रम्प क्यों इतना उछल रहा है। क्योंकि वो तो बार मैं बार ये रूह कह रहे हैं मैं तो पीस मैं रूह अफ़ज़ा ले मेकर। रहा हूँ। ये शराब नहीं है, रूह अफ़ज़ा है। क्योंकि वो बार हम्म, बार ये कह रहे हैं पीस मेकर, यूनिफायर, ये ट्रेड सब का मैंने जिक्र किया। मैं बताता हूँ। He has what is called narcissistic disorder। अपने आप से बहुत प्यार करता है और कोई नहीं प्यार करता। ये अपने आप को समझता है मैं दुनिया का सबसे हसीन आदमी हूँ। अरे मुझसे ज्यादा हैंडसम कहाँ है, तू बेवकूफ है। थोड़ा मेरी से उम्र में ज्यादा है और आई एम इंडियाज हैंडसमेस्ट एम्बेसडर। और मिस्टर ट्रम्प समझ जाओ, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर मैकडोनल्ड साहब बड़े ध्यान से ये सुन लीजिएगा। दूसरी चीज मैम, ये जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर होता है, आप हमेशा अटेंशन अपनी तरफ करना चाहते हैं। जिन लोगों में, बहुत से लोगों में मैंने देखा है। मेरी पत्नी कहती है तो मुझे भी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है। 48 साल से एक ही पत्नी है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, दे ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट अटेंशन। ट्रम्प साहब भी वही कर रहे हैं। अब मैं उनको एक किताब भेजूंगा, मेरा ख्याल वो मलयाली नॉवलिस्ट हैं, उनका नाम है वाइकॉन बशीर। किताब का नाम मैं हम्म भूल गया हूँ, लेकिन उसमें कोई मैमूडू मैमूडू ऐसा हीरो होता है। तो वो जो हीरो है, वो गांव में जो कुछ होता है उसके लिए कहते हैं जी ये मैंने करवाया। किसी का घर बन जाता है मैंने करवाया, किसी शादी हो जाती है मैंने करवाया, कोई और सिचुएशन, हर चीज के लिए वो क्रेडिट लेता है। तो फिर कोई उसको बताता है भाई देखो, वो रागिनी देवी अब उनका पाँव भारी है, शी इज प्रेग्नेंट। तो कहता है हाँ जी हम्म मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो कोई कहता है अबे रागिनी देवी हथनी है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट्स अ फीमेल एलिफेंट। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब को पता है, हर चीज के लिए आप क्रेडिट ना क्लेम करें, आपकी अपनी बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं क्या बेवकूफ आदमी है। तो अमेरिका ग्रेट अगेन बना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर अमेरिका को अलोन तो मत बना। लोग आपसे हम्म खुश नहीं है, सबके साथ तो पंगा ले रहा है। अब ट्रेड की बात करता है, भाई चीन के साथ तो तेरा पंगा चल रहा है, यूरोप से तुझ सामान, वो तेरा सामान खरीदेंगे नहीं, मेक्सिको को तूने नाराज कर दिया है, कनाडा तुझसे नाराज है। आपका मार्केट कौन सा, मैं ही तो आपका मार्केट हूँ। अगर मैं भी आपके हम्म साथ नाराज हो गया, चीन तो पहले ही मेरे दरवाजे पर दस्तखत दे रहा है, अरे मेरे भाई मेरे बहन मेरे टाइगर मेरे दोस्त मेरे अजीज मेरे दादा मेरे परदादा, आ जाओ हम दोनों मिलकर अमेरिका का मुकाबला करते हैं। मेरा टाइगर, मुकाबला करने के लिए मैं अकेला काफी हूँ, हम्म। आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी आप धोखेबाज हैं, आप पे हम विश्वास नहीं करते। तो सर यहाँ पे अगर हाँ। अगर डोनाल्ड ट्रम्प मेरी आवाज सुन रहा है, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब, भारत के लोग आपको पसंद करते हैं, पर ज्यादा मत फुदको, क्योंकि जितना ऊंचा उछलोगे उतनी जोर धड़ाम से गिरो। सर मैं आपसे दो सवाल है मेरे। एक नैरेटिव, वॉर ऑफ नैरेटिव जो थी उसमें मैं बाद में आऊंगी, उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि उन दिनों मैं बॉर्डर पे थी, बहुत डिस्ट्रक्शन भी देखा, लोगों को भी देखा, लोगों की जान जाते भी देखा। उस दौरान एक बात आई मन में कि भाई कोई भी लड़ाई हो, लड़ने तो अपने आप ही पड़ती है, लेकिन फिर भी ये जरूर देखने लायक बात होती है कि उस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा कौन था। कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन आपके साथ खड़ा कौन था। हमने पाकिस्तान के साथ देखा, टर्की खड़ा था, हमने देखा अजरबैजान खड़ा था, चाइना अजरबैजान की नाम पीछे ले से दो, दस सहला हजार रहा की था। 10,000 की उसकी फौज है, दो झापड़ मारूंगा ठीक हो जाएगा। वो हमारे से नाराज इसलिए है कि उसका जो जानी दुश्मन है आर्मीनिया, दोनों सोवियत संघ के हिस्से होते थे, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते। आर्मीनिया प्रॉब्ली द फर्स्ट क्रिश्चियन कंट्री इन द वर्ल्ड, आर्मीनिया या जॉर्जिया। बहुत 1700 साल पहले से वो क्रिश्चियन कंट्री है, वो मुसलमान है अजरबैजान। तो एक वो जिहाद का भी एलिमेंट आता है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। आर्मीनिया हमारे से, हमारा बहुत मित्र है। हम उनको हथियार दे रहे हैं, उनको ब्रह्मोस वो हमसे मांग रहे हैं, एयर डिफेंस हाँ। सिस्टम दे रहे हैं, एक्सेट्रा। तो इसमें अजरबैजान नाराज हो गया। अजरबैजान को लेना देना नहीं है। अब जो आधा दरबान है टर्की वाला, टर्की की एक खास बात है कि जितने भी जंग होते हैं वो हमेशा हारने वाली साइड पे होता है। 19वीं शताब्दी के बीच में 1850 18 से बड़ी बुरी हालत थी उसकी, पॉलिटिकल क्राइसिस हम्म था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, ये तो जो रूस के उस समय शहनशाह थे, जार कहते हैं, उन्होंने कहा टर्की इज द सिक मैन ऑफ यूरोप। ये यूरोप का बीमार व्यक्ति है, इसको बांट लिया जाए, इसके टुकड़े करके। फिर वो ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े हो गए थे। फिर पहले विश्व युद्ध में ये दूसरी तरफ चला गया, हारने वाली साइड पे, दूसरे विश्व युद्ध में फिर हारने वाली साइड। गधे हैं, दिमाग नहीं है। तो ये जो है, जो भी कोई खड़ा है उसके साथ क्या मतलब है, ड्रोन भेज दिए, एक सिपाही तो वो भेजेगा नहीं। अजरबैजान ने दो भेजे तो आर्मीनिया तो उसको कच्चा निकल जाएगा, वो भी नहीं कर पाता। हमारे साथ कौन है, पूरी दुनिया खड़ी है, जो हमारे पर एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट है, इस्लामिक समुदाय के लोग भी। हमें जरूरत नहीं है, हम लोग वी आर टू बिग, वी आर टू स्ट्रांग, हमें किसी के सिपाहियों की फौजियों की जरूरत नहीं है। हमारे पास वी हैव मोर देन इनफ। हमने सिर्फ हम्म ये साबित करना था कि
आतंक के अगेंस्ट लगभग 30 साल हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा ही प्रपोजल पड़ा है फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म के बरखिलाफ एक कोई हम लोग बातचीत करके दस्तावेज पैदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन इसको आगे नहीं जाने देते। पाकिस्तान कहता है जी नीले इंक में साइन करोगे या काले इंक में या हरे इंक में या लाल इंक में। चीन कहता है जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। अरे 30 साल से टाइगर तो तेरे को दे रखा है, तेरी भाषा में भी लिख के दे दिया, रात को जब तू सोता है तेरी माँ लोरी की बजाय वो पढ़ के सुनाती है, फिर भी नहीं करना नहीं चाहते क्योंकि फिर वो टेररिज्म के अगेंस्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट होगी। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जब अंग्रेजी में बोले थे बिहार में, आपने तो सुना था, आप थी वहां पर, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि हम आतंकियों, जरा आप ये हमारी चुनौती स्वीकार करिए, दुनिया के किसी भी कोने में आप छुपेंगे हम आपको ढूंढ निकालेंगे। पाकिस्तानी आतंकी नहीं बोला, उसने कहा टेररिस्ट। तो टुडे एक और बेनिफिट इसका क्या हुआ, वी आर सीन एज द लीडर अगेंस्ट टेररिज्म, इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। 193 देश जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मैम, उसमें से 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित है। ये सारे फिगर्स हैं ग्लोबल टेररिज्म ट्रैक कर, टेररिज्म इंडेक्स में देखिएगा। और जो देश पीड़ित हैं, अगर 100 पीड़ित हैं तो 99 जो वहां के आतंकी हैं उनकी तार पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सब लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान इज टेरर सेंट्रल, द हब ऑफ इंटरनेशनल टेरर। वो होता था ना उसामा सुपुत्र लाडेन, वो कहाँ मारा गया था, मेरा ख्याल पाकिस्तान में उसको पकड़ा था, अमेरिका ने जाके ठोक पीट के उसको आ गए थे। पाकिस्तान अकेडमी, मिलिट्री अकेडमी के बिल्कुल साथ था। अब वो मिलिट्री अकेडमी वहां से जा रही है क्योंकि हमने उस बिल्डिंग को भी ठोका। तो अब मेरा कहने का ये है मैम कि अगर आतंक से जंग हो रहा है, भारत ने पूरी दुनिया को कहा है कि कोई मेरे साथ आए ना आए, मैं जा रहा हूँ आगे, आई एम गोइंग अहेड, और हम लड़ रहे हैं। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उनकी समझदारी की आवश्यकता है। आप समझिए हम ये क्यों कर रहे हैं, आप समझेंगे, आप देख लेंगे कि आपको इससे क्या फायदा होता है। वो अलकायदा और ये और इस्लामिक स्टेट, ये वो जिनको हम ठोक रहे हैं, उन सब से आपको फायदा होगा। सर ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स की बात करती हूँ क्योंकि कोई भी लड़ाई सिर्फ अब फील्ड तक सीमित नहीं है। वॉर ऑफ नैरेटिव्स, इसमें आपने क्या कह रहे हैं सर, सॉरी? पिछले 10 सालों में नैरेटिव वॉर बहुत तेज हो गई है। जी जी। नैरेटिव की बात की है, रूस के राजदूत ने मुझे कहा कि ठीक है हम नैरेटिव हार गए, तो जमीन पे जो जंग हो रहा है वो तो हम जीत गए। अब तो दुनिया भर के जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझ गए हैं ये पाकिस्तान जो मर्जी का मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो सब बेकार की बातें हैं। असल में वो हार गया। और मैम अभी तो हमने ये कहा ना, आप तो वो वीसीआर या कंप्यूटर प्ले करती हैं, यूट्यूब, उसमें आप पॉज बटन दबाती है, उसके बाद आप रिज्यूम बटन दबाती है। अभी तो हमने पॉज बटन दबाया है, उसके बाद जब रिज्यूम करेंगे तब इनको पता लगेगा। और ये जो रेडिएशन लीकेज है, ये अभी एक बहुत बड़ी कहानी। पाकिस्तान झूठ बोलेगा जी कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है। हमने कहा फिर टाइगर अपने लोगों से क्यों कह रहा है कि यहाँ से चले जाने, तो आपको कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बात है। अब उसको पता नहीं है क्या कहूँ, तो काफी वो अमेरिकन से कह रहा है भाई अंकल मेरी मेरी जान बचाओ। और चीन से कह रहा है, चीन कहता है तेरी कोई जान नहीं बचानी, तूने हमारे हथियारों को तो कबाड़ी वाले को दिलवा दिया, तो नथिंग। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू बी इन फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। और मैं बड़े ध्यान से इसको देखूंगा कि अब क्या हो रहा है। अभी पॉज हुआ है, आज सर्विस चीफ्स सुप्रीम कमांडर मैडम राष्ट्रपति से जी भी मिली हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि उनको पूरी ब्रीफिंग करी है। वहां पे आपको पता ही नहीं लगता आर्मी चीफ कहाँ छुपा हुआ अपने बिल में घुसा हुआ है, या नेवल चीफ कहाँ है, या एयरफोर्स चीफ कहाँ है। अब की अगर हमने ठोका तो मैं फिर वो उठेगा नहीं, क्योंकि मेरा मानना है, अब देखिए बलूचिस्तान वालों ने आज़ादी घोषित कर दी है, अब खैबर पख्तूनख्वा वाले भी आज़ादी जल्दी घोषित कर देंगे। उधर अफगानिस्तान बैठा है हड़प करने के लिए उस एरिया को। फिर सिंध में भी मूवमेंट शुरू हो गई है। ईरान कहता है ओह अब तो मजा आ गया, मैं भी ठोकता हूँ इनको। एक एक करके सब अपना फायदा उठा रहे हैं। बेचारा डोनाल्ड ट्रंप, देखो जी, भारत को तो मार्केट मिल जाएगा वेपन्स का, और पाकिस्तान को सहानुभूति मिलेगी और रोएंगे, और बलोचों को ये मिल जाएगा, उसको ये मिल जाएगा। मैं कम से कम क्रेडिट तो ले लूं कि भाई मैंने भी कुछ किया है, कुछ किया भी नहीं, हम किसी की बात नहीं सुनते। उसने जब फर्स्ट टाइम में भी कहा था कि मैं मध्यस्थता करूंगा भारत और पाकिस्तान के बीच, हमने कहा था टाइगर तकलीफ करने की जरूरत नहीं, तो बुजुर्ग आदमी आराम से बैठ, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। क्योंकि मैम अगर मीडिएशन करना है तो जो दो पक्ष होते हैं दे हैव टू बी विलिंग टू बी मीडिएटेड।
अगर एक पक्ष कहता है मुझे मीडिएशन नहीं चाहिए, तो फिर घर जाके आप छोले भटूरे खाओ। कोई आपकी मीडिएशन को, जब दोनों तैयार हैं तो आप मीडिएशन कर सकते हैं। दैट इज द रियलिटी टुडे। आप ट्रम्प साहब कहते हैं, कहने तो क्या फर्क पड़ता है, ही इज द लीडर ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके अपने लोग उसको पसंद नहीं करते। फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल अफेयर्स में एक भी उसकी सफलता नहीं थी। वो यूक्रेन रूस के बीच उसने 50 सीज फायर कराए, वो 10 मिनट तक चलते हैं। गाजा में और इसराइल के बीच में बहुत कोशिश की, वो तो 5 मिनट भी नहीं चलते। सो अब यहाँ चाहता है कोई ना कोई तो मुझे सक्सेस मिल जाए। चलिए इंडिया पाकिस्तान का दोनों को फूक भर के मैं ये कर दूंगा वो कर दूं। अरे ट्रेड नहीं करनी है तो मत कर यार, तेरा ही नुकसान होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि हम किसी से डरते नहीं। विल गो इट एक्ट ऑल ओवर। सर जस्ट वेरी क्विकली, अभी आपने बलोचों का जिक्र किया था। पाकिस्तान कहता है कि भारत बलोच, ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटर्स हम उन्हें कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें टेररिस्ट कहता है। वो कहता है कि भारत इन्हें फंड करता है। एक बात जो बार बार उठी है कि बलोच फ्रीडम के लिए भारत को सपोर्ट में आना चाहिए, ये बात भारत में भी कई लोगों ने कई बार कही है। आप उसमें दिक्कतें क्या है, क्योंकि आप फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या उसमें कोई दिक्कत है, कोई इशू है, क्या है प्रॉब्लम किस चीज में इशू है? बलोच मूवमेंट को सपोर्ट देने में? क्योंकि भारत ने कभी खुलकर नहीं तो ओपनली तो हम लोग सब, पाकिस्तान कहता था कि मैं कश्मीरी आतंकियों को मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता हूँ। हम भी वही करेंगे, मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। अगर उसने आजादी की घोषणा कर दी, मैं बलोच लिबरेशन आर्मी, उनके पुराने एक लीडर होते थे नवाब अली अकबर, उसको मार दिया था धोखे से पाकिस्तान। हाँ बुकती, मैं उनको मिलता था न्यूयॉर्क में कई बार। वेरी वेरी हैंडसम फेलो, वेरी फाइन चेयर, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, पढ़े लिखे थे। ये तो गधे हैं, ये तो मुल्ले शुल्ले हैं जो इनका मैड मुल्ला मुनीर है। तो उस वक्त भी वो बात करते थे वो समय कोई गवर्नर थे या चीफ मिनिस्टर थे या कुछ थे बलूचिस्तान की, बात करते थे कि हैं हम लोगों ने टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज किया। मुझसे कहते थे हमने स्वीकार नहीं किया पाकिस्तान की हुकूमत को, क्योंकि धोखाधड़ी से उन्होंने बलूचिस्तान को हासिल किया था। अब वो लोग वहां के तंग आ चुके हैं। तो अब जो उनकी आवाज उठ रही है, अगर उन्होंने घोषणा कर दी ऑफ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, मेरे बलूच दोस्त हैं, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, अगर की, अफगानिस्तान तुरंत मान्यता दे देगा उनको। और मेरा मानना है कि कुछ और देश भी उनको मान्यता एकदम बहुत जल्दी दे देंगे। ईरान भी हो सकता है उनसे कहेगा यार जो बलूच लोग ईरान में रहते हैं उनको शांत रखो, तो हमें ये मान्यता भी दी, वो भी मान्यता दे देगा। और फिर भारत का नंबर आएगा, हम देखेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि एंगेज विद पाकिस्तान, मैंने कहा टाइगर एंगेजमेंट रिंग खरीद के उनको भेज दो, कोई एंगेज नहीं होने वाला है। बस एक चीज मैं कहूंगा, उसके जितने ज्यादा टुकड़े हों दुनिया के लिए उतना ही अच्छा है। चलिए इसी नोट पर सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के विघटन की बात हर कोई करता है, आप भी कह रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी बात है। जितने ज्यादा टुकड़े हों दुनिया के लिए उतना ही अच्छा है। मुझे अनारकली बाजार जाना है, अगर अलग हो जाओ तो वैसे लाहौर तो वैसे नहीं जा सकता, तो पंजाब ही बचेगा ना, मुझे तो घुसने नहीं देंगे। इंग्लैंड माता बलूचिस्तान में मंदिर है, वहां जरूर जाना चाहता हूँ। जी जी, मैं भी एक्चुअली बलूचिस्तान में जो मंदिर है वहां जाना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आई थैंक यू। रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए।